ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। भारत के अनुकूल दिखता ट्रंप प्रशासन। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है कमला हैरिस को हराकर। अब डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम बन रही है, उसी की बात हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन को आकार देना भी शुरू कर दिया है और इससे उनके व्यापक दृष्टिकोण एवं भावी नीतियों की भी कुछ झलक दिखाई पड़ती है। चूंकि अमेरिका एक बहुत ही तल्ख और तनाव भरे चुनावी दौर से गुजर रहा है और तो नए प्रशासन पर भी उसकी तत्कालिक खाई छाप दिखाई दे रही है। अपने नए प्रशासन के चयन में स्पष्ट है कि ट्रंप ने उन मुद्दों पर मुखर लोगों को चुना है और जिन्हें उन्होंने अपने चुनाव अभियान के केंद्र में रखा। साथ ही अपने वफादारों पर भी उन्होंने भरपूर मेहरबानी दिखाई। अगले साल की शुरुआत में जब बतौर राष्ट्रपति वह दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे तो सूजी वाइल्स उनकी चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका में होंगी, क्या भूमिका में रहेंगी। और आप देखते हैं कि यह पद संभालने वाली वाइल्स पहली महिला होंगी। वह ट्रंप के चुनाव अभियान संचालन के शीर्ष से जुड़ी रही हैं और उनकी सफलता और सुगठित चुनाव अभियान का श्रेय एक बड़ी हद तक वाइल्स को दिया जा रहा है। जहां तक ट्रंप के मूल मुद्दों की बात करें तो पूरे चुनाव अभियान में ही उन्होंने अवैध आप्रवासियों का मुद्दा केंद्र में रखा है। अवैध आप्रवासियों को ट्रंप अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरा मानते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कई बार दोहराया कि उनका प्रशासन करीब 1 करोड़ अवैध आप्रवासियों को खदेड़ कर ही दम लेगा। जो बाहरी लोग यहाँ रह रहे हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है जो अवैध रूप से रह रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की राह में आने वाली संभावित बाधाओं को दरकिनार करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस अभियान की जटिलताओं और लागत की उन्हें परवाह नहीं है और इससे किसी भी तरह अंजाम दिया जाएगा और इसकी कमान संभालने का जिम्मा उन्होंने टॉम हॉमन को सौंपा है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुखिया बने हॉमन का इस मुद्दे पर आक्रामक रुख किसी से छिपा नहीं है। उप नीति प्रमुख के रूप में स्टीवन मिलर के पास भी इसका एक बड़ा धरोहर होगा और अमेरिकी राजनीति में विदेश नीति की अपनी महत्ता है और राष्ट्रपति के बाद प्रशासन में अगर सबसे अधिक नजरें किसी नियुक्ति पर लगी होती है तो संभवतः वह विदेश मंत्री का पद होता है। अपने विदेश मंत्री को उन्हें बताइए। इसका एक बड़ा कारण शेष विश्व के साथ अमेरिका की सक्रियता और उसका वैश्विक प्रभाव। इस पद के लिए ट्रंप ने सेनेटर मार्को रूबियो को चुना है और उनके चयन की वजह भी एकदम स्पष्ट है कि वह चीन से लेकर ईरान तक सख्त विदेश नीति बनाने की वकालत करते आए हैं और ट्रंप चीन को अमेरिकी प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और उसकी काट तलाशने का जिम्मा रूबियो पर होगा। और इसी तरह राष्ट्रीय और सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए पद पर भी लोगों की नजरें टिकी होती हैं और उसके लिए ट्रंप ने तमाम चर्चित नामों के बीच माइक वाल्टजो को चुना है, जो चीन से लेकर पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। वाल्टजो इंडिया काकस यानी कि भारत के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले मंच के बेहद सक्रिय सदस्य रहे हैं। खुफिया विभाग के निदेशक के रूप में हिंदू अमेरिकी तुलसी गाबार्ड का चयन भी बहुत कुछ संदेश देता है। गाबार्ड यही मानती हुए आई हैं कि अमेरिका को विश्व में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण ट्रंप की व्यापक नीतियों से काफी मेल खाता है। वह इस महत्वपूर्ण पद के लिए पहली पसंद बनने में सफल रही है। स्वास्थ्य मंत्री के लिए आप देखिए रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का चयन भी काफी चर्चा में। स्वास्थ्य को लेकर पारंपरिक दृष्टिकोण रखने वाली कैनेडी जूनियर वैक्सीन से जुड़ी मुहिम को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। इन तमाम नियुक्तियों के बीच रक्षा मंत्री के रूप में पीट हेगसेथ का चयन जरूर कुछ चौंकाने वाला रहा है और इस अहम जिम्मेदारी के लिए हेगसेथ के पास बहुत ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं है और हाल तक वह एक टिप्पणीकार के रूप में ही सक्रिय रहे हैं। उनकी नियुक्ति पर रिपब्लिकन खेमे के बीच से कुछ सवाल भी उठे हैं, लेकिन ट्रंप के व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसे प्रश्न सतह पर ही तैरते रहे हैं। और ट्रंप प्रशासन की इस स्वरूप को देखते हुए कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने विशेषज्ञता या काबिलियत पर वफादारी को वरीयता दी है और उनकी टीम में चीफ ऑफ स्टाफ से लेकर एनएसए तक सभी नाम ऐसे हैं जो लंबे समय से उनके वफादार रहे हैं। यहां तक कि मुखर होने उनके चुनाव अभियान का समर्थन कर रहे दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क के लिए तो ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जैसे नए विभाग का गठन कर दिया और जिसमें भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक रामास्वामी उनके जोड़ीदार होंगे। चुनाव के दौरान इंटरनेट मीडिया पर डीओजी के रूप में सामने आया
सी गुफा अब साकार रूप ले चुका है। ट्रंप प्रशासन में अगर किसी एक पहल पर सबसे अधिक निगाहें टिकी हुई तो वह यही विभाग है। इस विभाग को जिम्मा दिया गया कि वह सरकारी फिजूल खर्ची को चिन्हित कर उसे घटाने के उपाय तलाशे, और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को जुलाई 2026 तक समय दिया है। इसी वर्ष अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा, और सरकारी खर्च को घटाना भी ट्रंप के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक रहा है। और आप देखेंगे कि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन की नई तस्वीर उसके लिए उम्मीद जगाने वाली है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों से न केवल भारत के एक बड़े लाभार्थी बनने के आसार हैं, बल्कि भू राजनीतिक मोर्चे पर भी उनका वजन बढ़ेगा। ट्रंप प्रशासन में अधिकांश चेहरे भारतीय समर्थक हैं। इससे भी बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच आत्मीय रिश्तों के चलते या द्विपक्षीय साझेदार आने वाले दिनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। चीनी आक्रामकता और विस्तारवाद सहित कई मुद्दों पर दोनों सरकारों का सोच भी एक समान है। चूंकि ट्रंप प्रशासन चीन के विरुद्ध और आक्रामक रवैया अपनाएगा तो इसे उपजने वाली स्थिति पर उसे भारत की कहीं अधिक आवश्यकता होगी। हिंद प्रशांत की सुरक्षा से लेकर आर्थिक हितों को लेकर भी सहमति बढ़ने के आसार हैं। लेखक नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं हर्ष बी पंत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। इनके विचार हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए अवसर भी माने जा रहे हैं और चुनौती भी हमारे लिए। टैक्स के रूप में आप देखते हैं जो उन निर्यात पर वो टैक्स लगाते हैं ना, जो हम लोग भेजते हैं अमेरिका, उस पर वो भी चिंता का कारण है। एक हमारा आप्रवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी हमारे लिए चिंता का कारण है। बाकी आप देखते हैं कि चाइना पर अगर वो कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो उसका भारत पर फायदा मिलेगा ही, नॉर्मल सी बात है। दुनिया में शांति की बात भी वो कहते हैं। रुपए की स्वीकार्यता बढ़ाने के उपाय, तो भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य होने के साथ ही एकल ब्रिक्स करेंसी की चर्चा आगे बढ़ रही है। एकल करेंसी का अर्थ है कि सभी सहभागी देशों की मुद्रा के स्थान पर एकल ब्रिक्स मुद्रा का चलन शुरू किया जाए। जैसे पूर्व में जर्मनी में मार्क और फ्रांस में फ्रैंक मुद्रा चलती थी। यूरोपीय संघ बनने के बाद सभी राष्ट्रीय मुद्राओं का लोप हो गया और सभी यूरोपीय देश एक ही मुद्रा यूरो का उपयोग करने लगे। यूरो मुद्रा लागू होने के बाद यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर और बैंकों को दी जाने वाली सुविधाएं निर्धारित की जाती हैं। और आज जर्मनी और फ्रांस का मौद्रिक नीति पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आज यदि फ्रांस चाहे तो उसके देश में ब्याज दर 4% हो, जबकि जर्मनी चाहे तो उसकी ब्याज दर 6% हो, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि ब्याज दर यूरोपीय केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। एकल मुद्रा यूरो स्थापित करने के साथ साथ सभी सहयोगी देशों के नागरिकों को दूसरे देशों में जाकर काम करने की भी छूट दी गई है। इस क्रम में एकल ब्रिक्स करेंसी का अर्थ यह होगा कि भारतीय रुपये एवं चीनी मुद्रा रेन मिनवी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इसके स्थान पर ब्रिक्स करेंसी का उपयोग हुआ। तब ब्रिक्स केंद्रीय बैंक ब्याज दर आदि का निर्णय लेगा। चूंकि आप देखिए ब्रिक्स में चीन का दबदबा है और चीन की आय दूसरे देशों में से बहुत अधिक है, इसलिए ब्रिक्स केंद्रीय बैंक में भी चीन का ही दबदबा रहेगा। ऐसी सूरत में उसके द्वारा ऐसी नीतियां लागू की जाएंगी जो चीन के हित में हो, और इसलिए ब्रिक्स मुद्रा को बनाना अव्यवहारिक है। लेकिन आप देखिए रुपये की साख को सुधारा जा सकता है। वर्तमान में हमारा 86% विदेशी व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। यद्यपि भारत के केवल 15% निर्यात ही अमेरिका जाता है। शेष 71% भारत के निर्यात ऐसे हैं जो अन्य देशों को होते हैं, परंतु उन्हें भी डॉलर में किया जाता है। यदि भारत में आप देखते हैं कि जर्मनी को 100 रुपये का माल बेचा तो बिक्री के बिल पर 100 रुपये न लिखकर केवल $1.1 लिखा जाएगा। जर्मनी का क्रेता डॉलर खरीदेगा और उसे भारत को देगा। भारत का क्रेता उस डॉलर को बेचकर रुपये प्राप्त करेगा। इस प्रक्रिया में भारत जर्मनी दोनों को बड़ी मात्रा में डॉलर रखने पड़ते हैं और इस प्रक्रिया में डॉलर को अनायास ही बड़ा लाभ होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारा वैसे रुपया है ना, जो उसकी कीमत गिर भी रही है। एक तो आप लोग ब्रिक्स देशों के बारे में याद रखिएगा, इस संगठन के बारे में याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। 16 जून 2009 में इसकी आई था ना ये, और आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन मेंबर है। इसमें कितने मेंबर हैं? ब्राजील है, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा आपको। फिर से न्याय कि डॉलर का वर्चस्व किस आधार पर टिका है और निर्यात रुपए में क्यों नहीं किया जाता है। वास्तव में रुपए जैसी किसी भी मुद्रा को विश्व व्यापार का माध्यम बनाने के लिए 3 जरूरतें पूरी करनी होंगी। पहली यह कि वह मुद्रा विश्व के तमाम देशों में स्वीकार हो। दूसरी जरूरत है कि हमारे 100 रुपये की कीमत स्थिर रहे। मान लीजिए आज रुपये और डॉलर की विनिमय दर 80:1 है। आपने 80 लाख रुपए या 1 लाख डॉलर के माल का आयात किया जिसे डॉलर में किया गया, लेकिन आपको ऑर्डर देने के बाद डॉलर की कीमत बढ़ गई। ऐसे में अब आपको उसी 1 लाख रुपए के माल का आयात करने के लिए अधिक रुपए अदा करने होंगे। इसी प्रकार धन के संग्रह के लिए मुद्रा का स्थिर रहना जरूरी होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 करोड़ रुपए डॉलर में रखे हुए हैं और कुछ समय बाद डॉलर टूट गया तो उससे अनावश्यक हानि होगी।
हमें नुकसान होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस मुद्रा में किया जाता है जो स्थिर हो रहे, और यह ध्यान रहे कि अमेरिका द्वारा डॉलर के वर्चस्व की आड़ में विभिन्न देशों पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यदि भारत को अमेरिकी डॉलर के शिकंजे से निकलना है तो चीन के शिकंजे में नहीं पड़ना हो है, तो जरूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हो, और इससे विश्व के हर देश में हमारे रुपए की स्वीकार्यता बढ़ेगी। वर्तमान में अपनी अर्थव्यवस्था का आकार अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार होना छोटा है, और इसलिए हमें अमेरिका अथवा चीनी मुद्रा के दबदबे के बीच चयन करना पड़ रहा है। अमेरिकी डॉलर को छोड़कर चीन की रेनमिनवी को अपनाना कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में सरकार ने बुनियादी संरचना में भारी निवेश किया है, लेकिन हमने रिसर्च में निवेश कम किया है, और जिसके कारण नई तकनीक के सृजन में हम अपने देश में सामाजिक तनाव अधिक है, पर्यावरण की स्थिति कमजोर है, जिसके कारण ये आप देखिए विदेशी आप देखेंगे विदेशी लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। पर्याप्त विदेशी निवेश नहीं आ रहा है। रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए महंगाई पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है, और जब रुपये का मूल्य स्थिर रहेगा तभी दूसरे देश रुपये में व्यापार करेंगे। महंगाई बढ़ने का मूल कारण सरकार की खपत है, और जिसे पोषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक भारी संख्या में नोट छापकर सरकार को उपलब्ध कराता है। अतः सरकार को अपनी खपत भी कम करना पड़ेगी। साफ है कि जब हम रिसर्च में निवेश, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण, सरकारी खपत को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं बन सकेगा। हमें मजबूरन किसी दूसरी मुद्रा में अपना विदेशी व्यापार करना पड़ेगा, चाहे डॉलर हो या फिर चीन की रेनमिनवी। और हालांकि भारत आप देखते हैं कि द्विपक्षीय समझौते से दूसरे देशों से सीधे रुपये में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, जो सही है, परंतु आप देखते हैं कि यह आज की जरूरतों से बहुत कम है। बिना अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किए हमें अपनी रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं बना पाएंगे। लेखक अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर भरत झुंझुनवाला। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दिया करिएगा। सकारात्मकता। सीता माता की खोज में समुद्र पार जाने के लिए हनुमान जी का चयन किया गया था। हनुमान जी को मौन देखकर जामवंत जी ने उनकी सोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए ऊर्जा से भरे हुए स्वर में कहा, हे पवन सुत, आप बुद्धि, विवेक, ज्ञान का भंडार हो। जग में ऐसा कौन सा काम है जो आप संभव ना कर सके। यह एक दृष्टांत है जो हमें दिखाता है कि हम सबके भीतर ऊर्जा शक्ति का अपार भंडार है, परंतु यह शक्तियां सुप्तावस्था में है। हम सबके जीवन में कभी कभार वह घड़ी अवस्था आती है जब हम किसी निर्णय को लेने में हिचक रहे हैं थे। किसी मित्र ने साहस बढ़ाया तो वह कार्य हमने सरलता से कर दिखाया। यदि असल जीवन में इन शक्तियों को जगाने वाला कोई जामवंत जैसा शुभ चिंतक ना मिले तो हमें अपना जामवंत स्वयं बनना चाहिए। और आत्म जागृति का सूत्र ही यह है कि जिन सब चीजों की आकांक्षा हम अपने जीवन में करते हैं उन्हें बार बार मन में दोहराते रहें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं शीघ्र ही सुखी और शक्तिशाली बन जाऊंगा। यदि मन में भटकन हो तो मौखिक उच्चारण भी किया जा सकता है। चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी संदेश अचेतन मन को पहुंचाया जाता है वह चरित्र गठन में भूमिका निभाता है। विशेषकर रात्रि में सोते समय जो हमारे मन की अवस्था रहती है वह सुबह तक बनी रहती है। सोते समय विचारों को पवित्र एवं शांत कर लेना चाहिए। निद्रा में जाते समय ईर्ष्या, जलन, कोड़न, संताप, दुख, पीड़ा और नकारात्मक विचारों का भोजन मन को देने से रात्रि भर अचेतन अवस्था में इसी की जुगाली एक तरह से करता रहेगा। ब्रह्मांड हमारे द्वारा भेजी गई ध्वनि तरंगों के माध्यम से ही हमारे संदेशों को सुनता है। हम जैसी तरंग भेजेंगे वैसी तरंग लौटकर हमें मिलने लगेगी, जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है। अच्छी बातें रहती हैं, लेकिन कितने लोग इन अच्छी बातों को मानते हैं, ये मायने रखता है। जो फर्जी राशन कार्ड की बातें हो रही हैं, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से दी गई यह जानकारी चौंकाने वाली है कि सत्यापन की प्रक्रिया के तहत देश भर में 5.8 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए। राशन कार्डों के सत्यापन के लिए उनका आधार कार्ड से तो मिलान किया ही गया, केवाईसी यानी ग्राहक की पहचान करने की प्रक्रिया का भी पालन किया गया। यह ठीक है, अपने देश में राशन कार्ड धारकों की संख्या बहुत अधिक है और इससे समझा जा सकता है कि 80 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मुफ्त राशन दिया जाता है। या फिर आप देखते हैं फिर 5.8 करोड़ राशन कार्डों का फर्जी पाया जाना गंभीर बात है। इसका मतलब है कि कुछ लोग फर्जी राशन कार्ड बनाने का काम करते हैं
और इसकी आशंका है कि अभी कुछ और फर्जी राशन कार्ड हो सकते हैं। यह आशंका इसलिए है क्योंकि अभी सभी राशन कार्डों का आधार कार्ड से मिलान नहीं किया जा सका। इसी तरह सभी राशन कार्डों का डिजिटलीकरण भी नहीं किया जा सका। एक आंकड़ों के अनुसार केवाईसी के जरिए कुल पीडीएस लाभार्थियों में से अभी 64% का ही सत्यापन हो पाया है। एक ऐसे समय जब बड़ी संख्या में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तब यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पात्र व्यक्ति ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएं। और इस क्रम में यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं मुफ्त अनाज वाले पाने के लिए ऐसे लोगों ने राशन कार्ड तो हासिल नहीं कर लिए जो इसके पात्र नहीं है। वास्तव में पीडीएस समेत अन्य सभी योजनाओं में सभी सही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं है कि अन्य योजनाओं में भी आपात्र लोग उनका लाभ उठाने में सफल रहते हैं। और समस्या केवल यह नहीं है कि नकली राशन कार्ड आसानी से बन जाते हैं, समस्या यह भी है कि फर्जी आधार कार्ड भी बन जाते हैं। भले ही देर सवेर फर्जी राशन और आधार कार्डों की पहचान हो जाती हो, लेकिन आखिर ऐसा होना ही क्यों चाहिए कि कोई फर्जी राशन कार्ड या आधार कार्ड हासिल कर ले। बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं। ध्यान रहे कि कोई एक बार नकली आधार बनवा ले तो फिर उसके जरिए अन्य पहचान पत्र बनवाना आसान हो जाता है। इस सिलसिले को आप देखिए रोकना आवश्यक है। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन इस तरह किया जाए जिससे उनका लाभ देश में कहीं पर भी रहने वाले लोग उठा सकें। एक देश एक राशन कार्ड से ऐसा हो रहा है, जब पीडीएस योजना के तहत ऐसा हो सकता है तो अन्य योजनाओं के तहत भी होना चाहिए, क्योंकि अब नौकरी, व्यापार, शिक्षा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने गांव शहर से दूर रहने लगे हैं। इन नदियों की दुर्दशा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी ने यदि नदियों की दुर्दशा को लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को आईना दिखाया तो यह कारण नहीं है। जो आप देखिए गंगा दूसरों का उद्धार करती थी, इस समय आप देखिए खुद के उद्धार के लिए चल रही है। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है आपका। वस्तुतः नदियों और विशेष तौर पर छोटी नदियों की स्वच्छता के लिए योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनका कितना और किस तरह क्रियान्वयन किया जा रहा है इसको लेकर अधिकारी गंभीर नहीं होते हैं। और आप देखेंगे कि फिर अधिकारियों का यह तर्क तो बिल्कुल ही अमान्य है कि हम शासन के आदेशों के अनुपालन में काम कर रहे हैं। शासन के आदेशों का अनुपालन जरूरी है, लेकिन न्यायिक शक्ति से युक्त अधिकरण के आदेशों को भी गंभीरता से लेना होगा। और आप देखते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील मुद्दों पर अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए, साथ ही विवेक का भी। इसलिए एनजीटी की पीठ ने 80 और वरुणा की दुर्दशा को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर वाराणसी के जिलाधिकारी को नसीहत दी और आप स्वयं को असहाय न समझें, अपनी शक्तियों का उपयोग करें। पीठ की यह टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार काम करना चाहते हैं, जिसे उचित नहीं माना जा सकता है। सिर्फ 80 और एवं वरुणा ही नहीं, प्रदेश की अधिकांश छोटी नदियों का अस्तित्व अतिक्रमण की वजह से खत्म होने के कगार है। इनको पुनर्जीवन देने के लिए हर स्तर पर प्रयास करना होगा, सरकार के स्तर पर भी और लोक चेतना के स्तर पर भी। किसी भी नदी पर अतिक्रमण को गंभीर अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रदूषण भी बड़ी चुनौती है। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन को देखते हुए एनजीटी गंगा में प्रदूषण को लेकर भी गंभीर है। और 80 वरुणा मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने तल्ख टिप्पणी की, गंगा को स्वच्छ नहीं कर सकते तो बोर्ड लगवा दें कि गंगा जल पीने नहाने योग्य नहीं है। निश्चित रूप से गंगा की स्वच्छता के लिए एक बार भागीरथ पर्यटन की जरूरत है और ऐसा महाकुंभ के पहले किया जाए। एक और आपको बात बता दूं, हमारे यहाँ क्या है ना, समस्या का सबको मालूम है कि क्या है समस्या, उसका समाधान कैसे हो सकता है, लेकिन कोई अपनी तरफ से कर्तव्य नहीं निभाना चाहता है, आगे आकर नहीं जुड़ना चाहता है। सबके पास कुछ कुछ अधिकार हैं, वो अपना ये अधिकार, अपना कर्तव्य निभाएं तो बहुत कुछ किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी किया जा सकता है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, ये आपने देखा होगा 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। अभी 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना, आपने देखा होगा कि यहाँ क्या उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं ना। ये आप देखिए कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार ने एक नई नीति बनाई है। इसके तहत 4600 विस्थापित परिवारों की सूची तैयार की गई। अगले 3 महीने में इनमें से 175 परिवारों को वापस बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा सदियों से देश के लिए एक संवेदनशील विषय रहा है। सरकार द्वारा उठाया गया एकदम कश्मीर में हुए विस्थापन के घाव भरने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है
और इससे कश्मीरी पंडित समुदाय को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। कश्मीरी पंडितों की वापसी से कमिश्नर कश्मीर में शांति और सद्भाव की बहाली में मदद मिल सकती है और कश्मीर के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। हालांकि इस योजना को सफल बनाने के लिए अभी भी कई चुनौतियां हैं। सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं का विकास, रोजगार के अवसर पैदा करना और समाज में एकीकरण जैसी चुनौतियों का समाधान करना। इनकी सुरक्षा की बात तो होती है। सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करनी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करना होगा। सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा की है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर में वापस लौटने वाले परिवारों को पूर्ण सुरक्षा मिले। कश्मीर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना होगा। कश्मीरी पंडितों की संपत्ति का मुद्दा भी सुलझाना होगा। कश्मीरी पंडितों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। कश्मीरी पंडित समुदाय को कश्मीर के समाज में एकीकृत करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यह एक जटिल मुद्दा है जिसका समाधान आसान नहीं है। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन 1989 में शुरू हुआ था, जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। हजारों कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाने के लिए घाटी छोड़नी पड़ी थी। यह एक ऐतिहासिक त्रासदी थी जिसने पूरे समुदाय को तबाह कर दिया था। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में स्थिति कुछ सुधार हुआ है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। दरअसल कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा भारत के सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक, सामाजिक और मानवीय संकट का प्रतीक है। यह न केवल कश्मीरी पंडितों के लिए बल्कि पूरे कश्मीर के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, कश्मीरी पंडित समुदाय और कश्मीर के स्थानीय लोगों सभी को इस मुद्दे पर एक साथ आना होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। आप लोग ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये परीक्षा तंत्र की खामियों का हल, ये तो आप लोगों भी इस समस्या से परेशान होंगे, खामी से। माना जाता है कि मानव इतिहास में योग्यता की परख का कोई ठीक ठाक सिलसिला कभी बन पाया होगा जब परीक्षाएं शुरू हुई होंगी। पहले सैन्य जरूरतों के मुताबिक शारीरिक बल अगर किसी परीक्षा का मानक था, तो आधुनिक दौर में दिमागी समझ और पढ़ाई लिखाई इसका बड़ा आधार बना। लेकिन जब योग्यता तय करने के लिए लिखा पढ़ी वाले तरीकों से परीक्षा की जरूरत होती है, तो उसमें नकल और परीक्षा लीक जैसे कदाचार की आशंकाएं पैदा होती हैं। आप लोग पेपर देने जाते हैं ना, घर नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले मालूम चलता है कि पेपर नकलची पकड़े गए, पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें आप देखते हैं कि ये हालिया अतीत में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में देश ने देखा कि नकल और पेपर लीक पर रोकथाम को कैसे एक माफिया तंत्र ने बेईमानी साबित कर दिया, और इस कारण युवाओं में हताश पैदा हुई। परीक्षाएं भी इस सवाल से रूबरू हुआ, और क्या कभी वह खुद को इस मामले में पाक साफ दिखा सकेगा? हालांकि इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA में सुधार की कोशिश जारी है, लेकिन इस खास तौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो रुख दिखाया, उससे स्थितियां जटिल बन गई थी। इन सबने से लगने लगा कि परीक्षाओं का आयोजन को पेचीदा मसला तभी सुलझेगा जब पूरे सिस्टम में व्यापक बदलाव लाया जाएगा। NTA के बारे में याद रखिएगा, इस एजेंसी पर कई बार सवाल खड़े होने लगे हैं। किसकी? मैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। यूपी PCS ने हाल ही में जिन परीक्षाओं के आयोजन पर आवेदक छात्रों उम्मीदवारों के विरोध का सामना करना पड़ा, उनमें PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा, RO 2023 प्रारंभिक परीक्षा। और मसला यह है कि आयोग ये परीक्षाएं 2 दिन में और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत कराना चाह रहा है, जबकि आवेदक छात्रों की मांग थी कि ये परीक्षाएं 1 दिवसीय हों। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर आयोग का कहना है कि इसमें परसेंटाइल फार्मूला अपनाया जाता है, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा जहां नॉर्मलाइजेशन लागू होता है वहां किसी के नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत दोनों शिफ्टों में आयोजित 2 प्रश्न पत्रों में हासिल प्राप्तांकों को 100 परसेंटाइल मानते हुए अवशेष के आधार पर सभी अभ्यर्थियों के तुलनात्मक परसेंटाइल निकाले जाते हैं। इसके आधार पर आप देखते हैं कि परिभर्ती हेतु मेरिट लिस्ट तैयार होती है। हालांकि आवेदक छात्रों की पुरजोर विरोध के बाद आयोग ने परीक्षाएं एक ही दिन में कराने को राजी हो गए, लेकिन यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि अगर सरकार देश में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की मुहिम की अमली जामा पहनाने के प्रयास कर रही है, यानी लाखों छात्रों को आप पेपर नहीं दिला सकते, लेकिन करोड़ों वोट एक दिन में करवा सकते हैं, ये आप तो क्या कुछ परीक्षार्थियों का शेड्यूल नहीं बनाया जा सकता है, उन्हें एक ही दिन में संपन्न कराया जा सके? क्या बुनियादी सहूलियतों का इतना अभाव है कि अहम परीक्षाओं को एक दिन आयोजित नहीं कराया जा सकता है? कहा जा सकता है कि समस्या समाधान के अभाव की नहीं, समाधान करने वाली सोच की है। अगर कुछ और संसाधन जुटाकर किसी परीक्षा को एक दिन में संपन्न कराया जा सकता है, तो इसे नियम एक नियम की तरह अपनाया जाना चाहिए। NTA में सुधार की पहल,
तो आप देखेंगे कि इस जरूरत को एनटीए में सुधार के प्रयासों की रोशनी में देखा जाना चाहिए। असल में हाल ही के वर्षों में नीट यूजी परीक्षा के आयोजन के दौरान देखा गया कि इस पर नकल माफिया हावी रहा और पेपर लीक की घटनाओं के कारण कई बार इसे स्थगित कर दोबारा आयोजित करना पड़ा। जांच पड़ताल में यह तथ्य सामने आए कि नकल माफिया के असर के अलावा एनटीए में पिति नियुक्ति पर आने वाले कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की ऐसी खामियों में मिलीभगत रहती थी। चूंकि एक लोग नियुक्ति पर आते थे, ऐसे में मिलीभगत का भंडारपूर्ण होने पर उनकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होता था। इसी तरह निजी कंपनियों के सलाह मशवरे से किसी भी संस्थान या निजी स्कूल को परीक्षा केंद्र बना दिया जाता था। इससे नकल की समस्या पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और इस सब बातों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जून 2024 में इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अगुवाई में 7 सदस्यीय एक समिति बनाई गई थी। देखिए, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और जो मैं बात करता हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और उसमें आप देखेंगे कि सभी परीक्षाएं हाइब्रिड मोड ऑफलाइन और ऑनलाइन में कराने को कहा। और इसमें परीक्षा का पर्चा ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन सवालों के जवाब ओएमआर सीट पर ऑफलाइन भरने होंगे। इससे पेपर लीक की समस्या पर अंकुश लग सकता है। साथ ही नीट यूजी जैसी अहम परीक्षाओं को जेई मेन की तरह कई शिफ्टों में कराने की सिफारिश की गई। जेई मेन परीक्षा का मॉडल अपनाने से नीट यूजी परीक्षा में 7 से लेकर 8 बार तक बैठने वाले छात्रों के मौके घटाकर अधिकतम 4 किए जा सकते हैं। इससे परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों की भीड़ पर अंकुश लगेगा। और इसके अलावा परीक्षाओं ने से आउटसोर्सिंग पूरी तरह खत्म कर केंद्रीय नवोदय विद्यालयों को स्थायी परीक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की सिफारिश भी समिति ने की थी। परीक्षा प्रक्रिया और डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार के साथ साथ समिति की सिफारिशें एनटीए की कार्यप्रणाली और ढांचे में बदलाव पर केंद्रित हैं। इन सिफारिशों को स्वीकार करने और उन पर अमल करने में से उम्मीद है देश के परीक्षा तंत्र पर मंडराते संकट के बादलों को हटाया जा सकता है। और एक अनार 100 बीमार वाले हालत। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल कुछ 100 या फिर 1000 पदों के लिए आवेदकों की संख्या लाखों में होती है। जैसे इस साल यूपी में ट्यूबवेल ऑपरेटर के 3200 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकला, तो इसके 2 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। अन्य सरकारी नौकरियां और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के एंट्रेंस एग्जाम में तो 8-10 लाख परीक्षार्थियों का शामिल होना अब आम बात है। इसका मतलब है कि चाहे प्रोफेशनल कोर्स की बात हो या नौकरी, हर जगह स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी है। और असल में आप देखते हैं कि समस्या का एक पहलू बेरोजगारी सरकारी नौकरी की चाह से भी जुड़ा है। और इसमें भी शिक्षक भर्ती जैसी नौकरियों के लिए योग्यता हासिल करने वाली टीईटी और सीटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं एक कदम आगे बढ़ गई हैं। ये परीक्षाएं ना तो कोई शैक्षणिक योग्यता प्रदान करती हैं और ना ही नौकरी दिलाता है, लेकिन नौकरी के लिए योग्य होने की ऐसी सीढ़ी बन गई जिनके माध्यम से नौकरी का कोरा आश्वासन ही मिलता है। फिर भी आलम यह है कि इसके आवेदकों की संख्या लाखों में होती है। मांग ज्यादा, आपूर्ति कम। जहां भी ऐसी हालत पैदा होता है वहां पैसे और अवैध हथकंडों की भूमिका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। दूसरी तरफ समाज का एक तरफ खतरनाक रवैया भी सामने आया, जिसमें लोग अपने बच्चों को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाली सरकारी नौकरी आदि की तरफ ठेलना चाहते हैं। इस मामले में भी यदि वैध तरीकों से सफल नहीं हो पाते हैं तो इसमें इसके गैर कानूनी या आप देखिए रास्तों को आजमाते हैं। ऐसे ही लोगों में बहुत से ऐसे हैं जो डोनेशन देकर अच्छे संस्थानों की सीटें अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं। यही लोग हैं जो किसी भी प्रवेश परीक्षा, भर्ती परीक्षा का पर्चा हासिल करने के लिए हथकंडों को अपना आजमाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से उन लाखों युवाओं की मेहनत और प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है जो अपनी काबिलियत के बल पर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। ये नैतिक शिक्षा की खोलेरा है। नैतिकता की तो बात ही मत करिए। आजकल आप देखिए, नेताओं में देख लीजिए, बच्चों में देख लीजिए, हर किसी में देख लीजिए, टीचरों में देख लीजिए। ऐसा ही है कि पिछले दशकों में जिस तरह शिक्षा सीधे सीधे रोजगार से जुड़ गई, उसमें पेपर लीक और नकल जैसे नैतिक पतन की गुंजाइश के लिए काफी बड़ा स्पेस पैदा हो गया है। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अरसे से हमारी शिक्षाविद जिस नैतिक शिक्षा की बात देश में करते रहे, उसे अपनाने की दिशा में कोई काम हो ही नहीं रहा। ऐसी शिक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा को सिर्फ रोजगार से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि उसे समाज से भी जोड़ा जाए। यह काम सिर्फ समाज सेवक नहीं करेगा, बल्कि नेताओं, शिक्षाविदों और प्रशासकों और अभिभावक इन सभी को मिलकर करना होगा। लेकिन ऐसी सकारात्मक स्थिति आने तक भी कानूनी उपाय करने ही होंगे, जिनके सुझाव लोक सेवा आयोग अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में दिए गए। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के बजाय इस कानून को फरवरी 2024 में संसद ने पारित किया था। इसमें एक मुख्य प्रावधान है कि सरकारी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों को 10 साल तक की जेल हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
खासतौर से सभी तरह की सरकारी परीक्षाओं में किसी भी किस्म की गड़बड़ी करने वालों पर पूरी तरह लगाम लगाने के उद्देश्य से लाए गए इस कानून का मकसद योग्य प्रतिभावान युवाओं के साथ संगठित नकल सिंडिकेट की हरकतों के कारण हो रही ज्यादती पर रोक लगाता है। एक तो हमारे देश में क्या है ना, कानून से जो आप देखिए बड़े लोग होते हैं ना, वो बच निकलते हैं। इसीलिए आप देखिए, अब माफिया कोई करेगा, इस नकल माफिया होगा तो बड़े बड़े कनेक्शन होंगे उसके, तो कम पकड़े जाते हैं, छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं। और इसीलिए आप देखते हैं वो बार बार करते रहते हैं। इस कानून के प्रारूप को देखते हुए कहा जा सकता है कि ईमानदारी और योग्य उम्मीदवारों की राय रोकने वाले भ्रष्ट तंत्र पर पहरा बैठाना और संगठित गिरोह के रूप में नकल आदि कदाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों पर लगाम लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यह काम राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ कड़े कानून बनाने और उस पर अमल सुनिश्चित करने से हो सकता है। यह यहाँ समझने की जरूरत है कि परीक्षाओं को ऑनलाइन कर देने या पर्चों की परीक्षा से पहले लॉकरों में बंद कर देने भर से इंसान के अवगुणों पर पहरा नहीं बैठ जाता। इसके लिए जरूरी है कि दोषियों की धरपकड़ हो और उन्हें सख्त सजाएं दी जाए। उम्मीद है कि परीक्षाओं में कदाचार रोकने संबंधी कानूनी पहल सिस्टम के दोषों को दूर करेगी और बेरोजगारी से बुरी तरह त्रस्त इस देश और इसके योग्य एवं प्रतिभावान युवाओं के सपनों को आकार देने संबंधी माहौल का सृजन करेगी। और भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, इसमें कोई दोहराए भी नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे भैया। खाद्य संकट का हल प्राकृतिक खेती। जो खाद्य संकट की समस्या देखने को मिल रही है ना किसानों की तो आप देखिए समस्या हमेशा बनी रहती है। कभी बरसात ज्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाती है। आए दिन आप लोग किसानों के बारे में सुनते रहते हैं, सुसाइड की, आत्महत्या कर ली। तो मुझे लगता है सरकार को विशेष तौर पर किसानों पर ध्यान देना चाहिए। वो एमएसपी की मांग करते रहते हैं, भैया हमारी फसल का कम से कम इतना तो दिलाइए, हमें बिचौलिए लूट लेते हैं, उस पर कुछ कानून तो बनाइए। अजीब संयोग है कि मध्य प्रदेश में खाद भी उपलब्ध है और किसान परेशान भी है। सरकार के दावे को सच माने तो डीएपी एनपीके प्रतिदिन औसतन 11,000 आप देखते हैं 500 मेट्रिक टन, यूरिया प्रतिदिन औसतन 16,000 मेट्रिक टन प्रदेश को मिल रहा है। इधर दूसरा सच है कि प्रदेश में रबी फसल की बुआई तेज होने के साथ ही डीएपी एनएपी को मांग को लेकर किसान खाद के लिए दुकान के बाहर रात भर लाइन में लगा के बैठे हुए हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। और देखिए प्राकृतिक खेती की बात होगी तो फिर यूरिया की कम जरूरत पड़ेगी। वो जो आप लोग देखते हैं गोबर के खाद की, या आप देखिए जो कीटों से बनाया जाता है खाद, उसकी ज़्यादा फर्क रहेगा। देख सकते हैं मध्य प्रदेश की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो। नई राजनीतिक मोड़ पर हिमाचल प्रदेश, तो चलिए ये भी देखते रहिए आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण आपकी खबरें रहती हैं, जो एडिटोरियल रहते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आर्टिकल छूट रहा है जो आपको पढ़ना चाहिए, तो इसकी पीडीएफ इसीलिए डाल देता हूँ कि आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।